क्या बात है सीनियर। बाकी शिष्यों के कमरे से चले जाने के बाद युआन ने उनसे पूछा। ग्रैंड एल्डर जुवान ने मुझे ये पहचान चिन्ह आपको सौंपने के लिए कहा है। संप्रदाय के वरिष्ठ ने युआन को एक और पहचान चिन्ह देते हुए कहा। पहचान चिन्ह? लेकिन मेरे पास तो पहले से ही है। युआन ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। मुझसे मत पूछो, मैं तो बस ग्रैंड एल्डर के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। संप्रदाय के एल्डर ने कंधे उचकाए और जल्दी से चले गए, मानो वे वहां और रुकना नहीं चाहते थे। उस शिष्य की पृष्ठभूमि कैसी है कि गुरुदेव उसके लिए ऐसा कुछ करेंगे? भवन से बाहर निकलने के बाद संप्रदाय के गुरुदेव ने मन ही मन सोचा, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी गुरुदेव को बाहरी दरबार के एक साधारण शिष्य के साथ इस तरह का व्यवहार करते देखा था, और उन्होंने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वे युआन नाम के शिष्य को नाराज नहीं करेंगे। संप्रदाय के प्रमुख के चले जाने के बाद युआन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करके पहचान चिन्ह को सक्रिय किया और उसके मन में उसके रहने के स्थान का पता प्रकट हो गया। हालांकि उसके पास 2 पहचान चिन्ह थे, इसलिए युआन ने यह सुनिश्चित करने के लिए दोनों में जांच की कि कहीं कोई अंतर तो नहीं है। ड्रैगन एसेंस टेम्पल आइडेंटिफिकेशन ब्रॉन्ज टोकन। शिष्य का नाम युआन। शिष्य का दर्जा बाह्य शिष्य। आवासीय क्षेत्र बाहरी प्रांगण। भवन क्रमांक 2600। नवीनतम उपन्यास एल8 ओवल पब सी ओम पर प्रकाशित होते हैं। मिशन पूरा हुआ 0। योगदान अंक 0। अपराध 0 ड्रैगन एसेंस टेम्पल आइडेंटिफिकेशन गोल्ड टोकन। शिष्य का नाम युआन। शिष्य का दर्जा बाह्य शिष्य। आवासीय क्षेत्र बाहरी प्रांगण। भवन क्रमांक 70। मिशन पूरा हुआ 0। योगदान अंक 1000। अपराध 0 योगदान अंक। हालांकि उसे इसकी कीमत का पता नहीं था, युआन अचानक 1000 योगदान अंक पाकर बहुत खुश हुआ। हालांकि युआन को इस बात का पता नहीं था, लेकिन 1000 योगदान अंक उस राशि का एक हिस्सा थे जो एल्डर जुवान ने टैबलेट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के दौरान अपने परिणामों के बारे में जुए में जीतने के बाद अर्जित की थी। वहां 2 अलग अलग इमारतें भी थीं, इसलिए युआन ने कांस्य चिन्ह से जुड़े आवासीय क्वार्टर को देखने का फैसला किया, जो बाहरी संप्रदाय के भीतर इमारत संख्या 2600 थी। टोकन में दिए गए नक्शे का अनुसरण करते हुए लगभग आधे घंटे बाद युआन इस साधारण सी दिखने वाली इमारत के सामने पहुंचा। टोकन का उपयोग करके दरवाजा खोलते ही युआन घर में दाखिल हुआ और चारों ओर देखने लगा। घर के अंदर कई कमरे उपलब्ध थे, ठीक 6 कमरे, और उनमें से 5 के दरवाजे बंद थे, जबकि गलियारे के अंत के पास वाला कमरा खुला था। युआन गलियारे के अंत तक चलकर कमरे के अंदर देखने गया, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कमरा पूरी तरह से खाली था। यह उस अतिथि कक्ष से कुछ खास बेहतर नहीं है जिसमें मैं 7 दिन रुका था। युआन ये देखकर हैरान रह गया कि अकेले बिस्तर ने ही पूरे कमरे का आधा हिस्सा घेर रखा था। हालांकि कम से कम इस बिस्तर पर गद्दा तो है, लेकिन गद्दे की गुणवत्ता एक अलग ही मामला था, क्योंकि यह सख्त और असुविधाजनक था। बेशक युआन इस बात से अनजान था कि ड्रैगन एसेंस टेम्पल जैसे एक कुलीन संप्रदाय में इतनी खराब जीवन स्थितियों के पीछे एक अच्छा कारण था, क्योंकि आरामदायक बिस्तर या वातावरण होने से केवल आलस्य को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए संप्रदाय शिष्यों के लिए आराम करना और आलसी होना मुश्किल बना रहा है। उम्मीद है कि दूसरी इमारत थोड़ी बेहतर होगी, युआन ने कमरे से बाहर निकलने से पहले आह भरी। क्या आप नए शिष्य हैं? वहां मौजूद अन्य 5 बंद कमरों में से एक अचानक खुल गया, और युआन की उम्र का एक युवक उसी समय कमरे से बाहर निकला जब युआन अपने कमरे से बाहर निकला। हाँ, मैं हूँ, युआन ने सिर हिलाया। अच्छा, भवन संख्या 2600 में आपका स्वागत है। मेरा उपनाम शेन है, और मैं यहाँ कुछ समय पहले 3 महीने पहले एक शिष्य बना। शिष्य ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। युआन ने हाथ मिलाने को स्वीकार किया और अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम युआन है, और मैंने अभी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। ओह, क्या परीक्षा के दौरान आपको परी मिन से मिलने का मौका मिला? शिष्य शेन ने अचानक विषय बदल दिया। परी मिन? ओह हाँ, मैंने उसे तीसरी परीक्षा के दौरान 50 कदम पूरे करते देखा था। युआन ने सिर हिलाया। वाह, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें परी मिन की महिमा देखने का मौका मिला। काश मैं भी वहां होता। काश मैंने पिछली परीक्षा में भाग लेने का फैसला न किया होता। शिष्य शेन ने कहा, जिससे युआन अचंभित रह गया। क्या वह इतनी मशहूर है? युआन ने बाद में उससे पूछा। बेशक, कहीं आपने उसके परिवार के बारे में नहीं सुना? मिन परिवार? वे 7 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक हैं। शिष्य शेन ने अपने चेहरे पर प्रशंसा का भाव लिए कहा। वंशानुगत परिवार, ये क्या होते हैं? युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी कोई बात सुनी थी। अगर आपको 7 विरासत परिवारों के बारे में भी नहीं पता, तो आप जरूर किसी पिछड़े इलाके से आए होंगे। ये निचले स्वर्ग में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवार हैं। हालांकि विरासत परिवारों की सबसे खास बात उनका इतिहास और पृष्ठभूमि है, क्योंकि वे ऊपरी स्वर्ग में मौजूद एक बहुत बड़ी शक्ति की मात्र शाखाएं हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? युआन ने पूछा। जाहिर है, अपने वंशजों को प्रशिक्षित करने के लिए।
यदि उनके वंशज, जो इस मामले में परिमिन हैं, अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, तो ऊपरी स्वर्ग में अपने परिवार के पास लौटने पर उन्हें अपार प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त होगी। और किसी परिवार की अपनी विरासत होने के लिए मिन परिवार का ऊपरी स्वर्ग में भी अत्यंत शक्तिशाली होना आवश्यक है। वाह, साधना की दुनिया मेरी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल है, युआन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। खैर, मैं मिशन हॉल में जाकर देखता हूँ कि क्या कोई आसान मिशन उपलब्ध है जिनमें मैं भाग ले सकूँ। फिर मिलेंगे, साथी शिष्य। शिष्य शेन ने इमारत से निकलते हुए उसे हाथ हिलाकर विदा किया। इसी बीच युआन ने अपने दूसरे पहचान चिन्ह में दिए गए नक्शे का अनुसरण किया और अपने दूसरे रहने के कमरे में चला गया। ये है। हालांकि अपनी इमारत तक पहुंचने से पहले ही युआन इस क्षेत्र में स्थित आलीशान इमारतों को देखकर दंग रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह गलती से किसी ऐसे इलाके में आ गया हो जो धनी और शक्तिशाली शिष्यों के लिए बना हो। क्या मैं यहीं रहने वाला हूँ? युआन ने इमारत संख्या 70 की तलाश करते हुए सोचा। कुछ मिनट तक इधर उधर घूमने और बिल्डिंग नंबरों का अनुसरण करने के बाद युआन आखिरकार बिल्डिंग नंबर 70 पर पहुंचा और ये 2 मंजिला एक बड़ी इमारत थी। ये पिछले घर से तो निश्चित रूप से बेहतर है, लेकिन शायद ये कुछ ज़्यादा ही सुधार हो गया है। युआन इमारत की सुंदरता को निहारने के लिए 1 मिनट तक उसके सामने खड़ा रहा। शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई, परी मिन। हमें तो परीक्षा देने से पहले ही पता था कि आप उत्तीर्ण हो जाएंगी। परीक्षा पास करने की बात भूल जाए। परी मिन ने चांदी के तालाब में 50 कदम पूरे कर लिए हैं। 7 साल बाद ऐसा कारनामा देखने को मिला है। मुझे यकीन है कि मिन परिवार को यह सुनकर बहुत खुशी होगी। आप इस अवसर को कैसे मनाना चाहेंगे? क्या हम बाद में ड्रैगन पवेलियन में दावत करें? ये तो बहुत बढ़िया विचार है। परी मिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? खाने का खर्चा हमारी तरफ से है। जब युआन ने यह बातचीत सुनी तो वह मुड़ा और उसने देखा कि शिष्यों का एक बड़ा समूह एक सुंदर युवती परी मिन के साथ चल रहा था। हालांकि इन शिष्यों ने बाहरी दरबार की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। बाहरी दरबार के शिष्यों को वर्दी के रूप में सादे सफ़ेद कपड़े दिए जाते हैं, जबकि आंतरिक दरबार के शिष्यों को रंगीन नीले और हरे रंग की वर्दी पहनने को मिलती है, और परी मिन का अनुसरण करने वाले अधिकांश शिष्य यही वर्दी पहने हुए थे। जब परी मिन ने देखा कि युआन थोड़ी ही दूरी पर खड़ा है, तो वह अचानक चलना बंद कर दी और अन्य शिष्य भी युआन को देखने के लिए रुक गए। अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। वह कौन है? मैं उसका चेहरा नहीं पहचानता, वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने कहा। मुझे भी नहीं पता। तो फिर वह इस इलाके में क्या कर रहा है? उसकी वर्दी देखकर लगता है कि वह सिर्फ बाहरी दरबार का शिष्य है। 7 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक की परी मिन और शीर्ष श्रेणी के शिष्यों के अलावा बाहरी दरबार के कितने शिष्यों को यहाँ रहने का मौका मिलता है? वह शायद रास्ता भटक गया होगा। जब शिष्य युआन की क्षमता का पता लगाने की कोशिश में आपस में कानाफूसी कर रहे थे, तब परी मिन ने अपनी आंखें सिकुड़कर युआन को विचारमग्न भाव से देखा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है? परी मिन ने मन ही मन सोचा। उसे पूरा यकीन था कि उसने युआन को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, और वह भी बहुत हाल ही में। हालांकि उसके आसपास मौजूद शिष्यों ने तुरंत उसके विचारों में बाधा डाल दी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बाहरी दरबार के साधारण शिष्य यूं ही घूम सकें। यहाँ से निकल जाओ। शिष्य का प्रश्न सुनकर युआन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मैं यहीं रहता हूँ। क्या तुम यहाँ रहते हो? शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम नए शिष्य हो? तुम किस परिवार से हो? हाँ, मैंने अभी अभी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और मैं किसी परिवार से संबंधित नहीं हूँ, युआन ने कहा। एक साधारण व्यक्ति, वो भी एक नया शिष्य, को इस विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र में घर कैसे मिल गया? क्या संप्रदाय के वरिष्ठों ने कहीं कोई गलती कर दी और अनजाने में उसे गलत घर दे दिया? शिष्यों में से एक ने अपने विचार जोर से व्यक्त किए। ऐसा जरूर हुआ होगा। हालांकि यह असामान्य है, लेकिन इस तरह की गलतियां कभी कभार हो ही जाती हैं। अन्य शिष्यों ने भी तुरंत उस शिष्य की बात से सहमति जताई जिसने अभी अभी यह बात कही थी। आपने हमारी बात सुनी। जरूर कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से आपको यहाँ घर मिल गया। उस संप्रदाय के बड़े के पास लौट जाइए जिसने आपको पहचान पत्र दिया था और उन्हें उस गलती के बारे में बताइए। अगर आप इस इलाके में रहना चाहते हैं तो या तो आपको बाहरी दरबार के शिष्यों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में होना होगा या फिर यहाँ की परी मिन जैसे किसी प्रतिष्ठित परिवार से होना होगा। जल्दी कीजिए और यहाँ से निकल जाए। आप हमारा मूड खराब कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन अवाक रह गया। ये शिष्य असल में उससे कह रहे थे कि वह ग्रैंड एल्डर जुवान को बताए कि उसने गलती की है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद युआन ने शिष्यों से कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती हुई है। अब अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने नए घर में बसना चाहता हूँ। युआन मुड़ा और अपने घर की ओर चलने लगा। युआन के इस साहसी जवाब से शिष्य अचंभित रह गए। इसी बीच जिस शिष्य ने अभी युआन को बताया था, तुम्हारी गुस्ताखी,
क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं आंतरिक दरबार का शिष्य हूँ। क्योंकि तुम नए शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा दोष नहीं दूंगा। लेकिन हमारी मनाही के बावजूद यहाँ रहने का दावा करना, जबकि तुम कोई नहीं हो, ये यहाँ रहने वाले हर किसी का अपमान है, जिसमें परी मिन भी शामिल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगो। आंतरिक दरबार के शिष्य ने आगे बढ़कर युआन की ओर इशारा किया और दबंग अंदाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युआन अवाक रह गया। शिष्य के रूप में जीवन शुरू किए हुए अभी आधा दिन भी नहीं बीता था और वह पहले से ही अन्य शिष्यों के साथ एक अजीब स्थिति में फंस गया था। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? घुटनों के बल बैठो और परी मिन से माफ़ी मांगो। आंतरिक दरबार के शिष्य ने युआन से माफ़ी मंगवाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दोहराया। हालांकि अपने विनम्र स्वभाव के बावजूद युआन उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो किसी ऐसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगे जो उसने नहीं की हो, खासकर अगर दूसरा पक्ष अनुचित व्यवहार कर रहा हो। मुझे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? अगर मेरे ठहरने में वाकई कोई गलती हुई है तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन आपने मुझे मेरा पहचान पत्र नहीं दिया, इसलिए आपको ये पता नहीं है, फिर भी आप मुझसे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। बेवजह जिद मत करो, युआन ने अपने शिष्यों से थोड़ा नाराज़गी भरे चेहरे के साथ कहा। और उन्होंने आगे कहा, अगर आप ये तर्क देते रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो आप किसी संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य को यहाँ ला सकते हैं और हम इस मामले को उस तरह सुलझा सकते हैं। तब तक मैं यहीं रहूँगा। अलविदा। युआन ने मुड़कर पहचान चिन्ह से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वापस यहीं आओ, छोटे बदमाश। युआन ने इमारत में प्रवेश करते ही एक गुस्से भरी चीख सुनी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे बाहर खड़े लोग पूरी तरह से अवाक रह गए, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने युआन जैसे बाहरी दरबार के शिष्य का सामना किया था। कुछ मिनट तक इधर उधर घूमने और बिल्डिंग नंबरों का अनुसरण करने के बाद युआन आखिरकार बिल्डिंग नंबर 70 पर पहुंचा और ये 2 मंजिला एक बड़ी इमारत थी। ये पिछले घर से तो निश्चित रूप से बेहतर है, लेकिन शायद ये कुछ ज़्यादा ही सुधार हो गया है। युआन इमारत की सुंदरता को निहारने के लिए 1 मिनट तक उसके सामने खड़ा रहा। शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई, परी मिन। हमें तो परीक्षा देने से पहले ही पता था कि आप उत्तीर्ण हो जाएंगी। परीक्षा पास करने की बात भूल जाए। परी मिन ने चांदी के तालाब में 50 कदम पूरे कर लिए हैं। 7 साल बाद ऐसा कारनामा देखने को मिला है। मुझे यकीन है कि मिन परिवार को ये सुनकर बहुत खुशी होगी। आप इस अवसर को कैसे मनाना चाहेंगे? क्या हम बाद में ड्रैगन पवेलियन में दावत करें? ये तो बहुत बढ़िया विचार है। परी मिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? खाने का खर्चा हमारी तरफ से है। जब युआन ने यह बातचीत सुनी तो वह मुड़ा और उसने देखा कि शिष्यों का एक बड़ा समूह एक सुंदर युवती परी मिन के साथ चल रहा था। हालांकि इन शिष्यों ने बाहरी दरबार की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। बाहरी दरबार के शिष्यों को वर्दी के रूप में सादे सफ़ेद कपड़े दिए जाते हैं, जबकि आंतरिक दरबार के शिष्यों को रंगीन नीले और हरे रंग की वर्दी पहनने को मिलती है, और परी मिन का अनुसरण करने वाले अधिकांश शिष्य यही वर्दी पहने हुए थे। जब परी मिन ने देखा कि युआन थोड़ी ही दूरी पर खड़ा है, तो वह अचानक चलना बंद कर दी और अन्य शिष्य भी युआन को देखने के लिए रुक गए। अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। वह कौन है? मैं उसका चेहरा नहीं पहचानता, वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने कहा। मुझे भी नहीं पता। तो फिर वह इस इलाके में क्या कर रहा है? उसकी वर्दी देखकर लगता है कि वह सिर्फ बाहरी दरबार का शिष्य है। 7 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक की परी मिन और शीर्ष श्रेणी के शिष्यों के अलावा बाहरी दरबार के कितने शिष्यों को यहाँ रहने का मौका मिलता है? वह शायद रास्ता भटक गया होगा। जब शिष्य युआन की क्षमता का पता लगाने की कोशिश में आपस में कानाफूसी कर रहे थे, तब परी मिन ने अपनी आंखें सिकुड़कर युआन को विचारमग्न भाव से देखा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है? परी मिन ने मन ही मन सोचा। उसे पूरा यकीन था कि उसने युआन को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, और वह भी बहुत हाल ही में। हालांकि उसके आसपास मौजूद शिष्यों ने तुरंत उसके विचारों में बाधा डाल दी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बाहरी दरबार के साधारण शिष्य यूं ही घूम सकें। यहाँ से निकल जाओ। शिष्य का प्रश्न सुनकर युआन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मैं यहीं रहता हूँ। क्या तुम यहाँ रहते हो? शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम नए शिष्य हो? तुम किस परिवार से हो? हाँ, मैंने अभी अभी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और मैं किसी परिवार से संबंधित नहीं हूँ, युआन ने कहा। एक साधारण व्यक्ति, वो भी एक नया शिष्य, को इस विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र में घर कैसे मिल गया? क्या संप्रदाय के वरिष्ठों ने कहीं कोई गलती कर दी और अनजाने में उसे गलत घर दे दिया? शिष्यों में से एक ने अपने विचार जोर से व्यक्त किए। ऐसा जरूर हुआ होगा। हालांकि यह असामान्य है, लेकिन इस तरह की गलतियां कभी कभार हो ही जाती हैं। अन्य शिष्यों ने भी तुरंत उस शिष्य की बात से सहमति जताई जिसने अभी अभी यह बात कही थी। आपने हमारी बात सुनी। जरूर कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से आपको यहाँ घर मिल गया।
उस संप्रदाय के बड़े के पास लौट जाइए जिसने आपको पहचान पत्र दिया था और उन्हें उस गलती के बारे में बताइए। अगर आप इस इलाके में रहना चाहते हैं तो या तो आपको बाहरी दरबार के शिष्यों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में होना होगा या फिर यहाँ की परिमिन जैसे किसी प्रतिष्ठित परिवार से होना होगा। जल्दी कीजिए और यहाँ से निकल जाए। आप हमारा मूड खराब कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युआन अवाक रह गया। ये शिष्य असल में उससे कह रहे थे कि वह ग्रैंड एल्डर जुवान को बताए कि उसने गलती की है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद युआन ने शिष्यों से कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती हुई है। अब अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने नए घर में बसना चाहता हूँ। युआन मुड़ा और अपने घर की ओर चलने लगा। युआन के इस साहसी जवाब से शिष्य अचंभित रह गए। इसी बीच जिस शिष्य ने अभी युआन को बताया था, तुम्हारी गुस्ताखी, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं आंतरिक दरबार का शिष्य हूँ। क्योंकि तुम नए शिष्य हो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, लेकिन हमारी मनाही के बावजूद यहाँ रहने का दावा करना जबकि तुम कोई नहीं हो, ये यहाँ रहने वाले हर किसी का अपमान है, जिसमें परिमिन भी शामिल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगो। आंतरिक दरबार के शिष्य ने आगे बढ़कर युआन की ओर इशारा किया और दबंग अंदाज में कहा, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युआन अवाक रह गया। शिष्य के रूप में जीवन शुरू किए हुए अभी आधा दिन भी नहीं बीता था और वह पहले से ही अन्य शिष्यों के साथ एक अजीब स्थिति में फंस गया था। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? घुटनों के बल बैठो और परिमिन से माफ़ी मांगो। आंतरिक दरबार के शिष्य ने युआन से माफ़ी मंगवाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दोहराया। हालांकि अपने विनम्र स्वभाव के बावजूद युआन उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो किसी ऐसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगे जो उसने नहीं की हो, खासकर अगर दूसरा पक्ष अनुचित व्यवहार कर रहा हो। मुझे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? अगर मेरे ठहरने में वाकई कोई गलती हुई है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरा पहचान पत्र नहीं दिया, इसलिए आपको ये पता नहीं है, फिर भी आप मुझसे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। बेवजह जिद मत करो, युआन ने अपने शिष्यों से थोड़ा नाराज़गी भरे चेहरे के साथ कहा। और उन्होंने आगे कहा, अगर आप ये तर्क देते रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ तो आप किसी संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य को यहाँ ला सकते हैं और हम इस मामले को उस तरह सुलझा सकते हैं। तब तक मैं यहीं रहूँगा। अलविदा। युआन ने मुड़कर पहचान चिन्ह से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वापस यहीं आओ, छोटे बदमाश। युआन ने इमारत में प्रवेश करते ही एक गुस्से भरी चीख सुनी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे बाहर खड़े लोग पूरी तरह से अवाक रह गए, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने युआन जैसे बाहरी दरबार के शिष्य का सामना किया था। वो बदतमीज़ छोटा बच्चा, वो तो बस बाहरी दरबार का एक मामूली शिष्य है जिसने अभी अभी शिष्य परीक्षा पास की है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे भीतरी दरबार के शिष्यों का अपमान करने और उनकी अवहेलना करने की? वो खुद को समझता क्या है? युआन द्वारा नज़रअंदाज किए गए आंतरिक दरबार के शिष्य ने गुस्से से फर्श पर पैर पटका। उसका खून खौल रहा था, क्योंकि आंतरिक दरबार का शिष्य बनने के बाद से उसके साथ पहली बार ऐसा व्यवहार किया गया था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि यह सब परिमिन के सामने हुआ था, वह महिला जिसकी वह प्रशंसा करता था। है ना, मैंने कभी किसी शिष्य को अपने वरिष्ठों के प्रति इतना अवज्ञाकारी नहीं देखा। उस शिष्य के दिमाग में कुछ गड़बड़ जरूर है। लगता है बचपन में उसके सिर पर चोट लगी होगी। चूंकि वह खेलना चाहता है तो मैं भी उसके साथ खेलूंगा। उसे लगता है कि संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य के शामिल होने से सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि वह कितना गलत है। एक मामूली बाह्य दरबारी शिष्य मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है, मौत को दावत दे रहा है। भीतरी दरबारी शिष्य ने ताना मारा। खैर, मैं उस शिष्य के अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। कृपया उस पर ध्यान न दें, मैं उसे जल्द से जल्द इस जगह से निकलवा दूंगा। आखिर आप जैसे विशेषाधिकार प्राप्त प्रतिभाशाली ही यहाँ रहने के योग्य हैं। आंतरिक दरबार के शिष्य ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो। परिमिन ने पहली बार कहा, फिर भी उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, मानो उसे न तो स्थिति में कोई दिलचस्पी थी और न ही अपने पीछे आने वाले शिष्यों में। खैर परिमिन, हमारे प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप आज बाद में ड्रैगन पवेलियन में हमारे साथ जश्न मनाना चाहेंगी? अन्य शिष्यों ने उनसे पूछना जारी रखा। नहीं धन्यवाद, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ, फेरीमिन ने उनसे कहा और फिर से चलने लगी। कुछ क्षण बाद परिमिन एक इमारत के सामने रुकी और दरवाजे की ओर चलने लगी। जब उसके पीछे चल रहे शिष्यों ने उस इमारत को देखा जिसकी ओर वह बढ़ रही थी, तो उनके चेहरे उतर गए और उनके रंग पीले पड़ गए। क्या ये तो हास्यास्पद है। परिमिन का निवास स्थान सचमुच उस छोटे बदमाश के ठीक बगल में है, शिष्यों में से एक ने जोर से कहा। दरअसल फेरीमिन को भवन संख्या 69 आवंटित किया गया था, जिससे युआन उसकी पड़ोसी बन गई। वह वहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। बिल्कुल सही, अगर वह आज के बाद भी उस इमारत में रह रहा हो तो यह एक चमत्कार ही होगा।
मेरा तो मन करता है कि मैं उस दरवाजे को तोड़कर उस छोटे कमीने को बाहर घसीट कर लाऊं और उसकी खूब पिटाई करूं, लेकिन यह एक खास जगह है जहां हम जैसे भीतरी दरबार के शिष्य भी दखल नहीं दे सकते। बहुत हो गई बातें। मैं संप्रदाय के किसी बड़े सदस्य को बुलाकर उस कमीने को यहाँ बाहर निकलवाकर हमारे सामने झुकने पर मजबूर करूंगा। मैं आज उसे बाहरी दरबार के शिष्य और आंतरिक दरबार के शिष्य के बीच का अंतर बताऊंगा। हा, मैं यहीं रुकूंगा ताकि वो कहीं न जाए या भागने की कोशिश न करे। अब बहुत देर हो चुकी है, भले ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। आज के बाद वो फिर कभी किसी आंतरिक दरबारी शिष्य का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। आंतरिक दरबार के शिष्य ने सिर हिलाया और संप्रदाय के किसी वरिष्ठ सदस्य की तलाश में वहां से चले गए, जबकि अन्य शिष्य आसपास के क्षेत्र में रुके रहे और कुछ रोमांचक घटनाक्रम की उम्मीद में उनके लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। इसी बीच अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करने के बाद फेयरीमैन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कितने परेशान करने वाले और बेशर्म लोग हैं। मैं उन्हें जानती भी नहीं, फिर भी वे मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझसे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम सबसे अच्छे दोस्त हों। आंतरिक दरबार के शिष्य और अन्य शिष्य जो फेयरीमैन का अनुसरण कर रहे थे, वे पूरी तरह से अजनबी थे जिन्होंने अपनी मर्जी से उनका अनुसरण करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा दृश्य उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। मिन परिवार की युवती होने के नाते उनके शक्तिशाली परिवार के कारण हमेशा लोग उनसे संबंध बनाने का अवसर तलाशते रहते थे और यह सिलसिला उनके बचपन से ही चला आ रहा था। हालांकि उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि उन्हें नज़रअंदाज करना और उन्हें अदृश्य समझना ही सबसे अच्छा उपाय है, इसीलिए उन्होंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। हालांकि मुझे उस बाहरी दरबारी शिष्य के लिए खेद है। उसने इस संप्रदाय में एक नए शिष्य के रूप में अपने पहले ही दिन आंतरिक दरबारी शिष्यों को नाराज कर दिया है और मैं उसकी इस स्थिति के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति था जो उन्हें अपने साथ लाया था, भले ही यह जानबूझकर न हो। फेयरीमैन ने आह भरी। हालांकि जो कुछ भी हो चुका था उसके बाद बाहरी दरबार के शिष्य को बचाना बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने खुद जो गड्ढा खोदा था वह बहुत गहरा था। यदि संप्रदाय का कोई वरिष्ठ सदस्य आवास की समस्या का समाधान भी कर देता है तो भी भीतरी दरबार के शिष्य निश्चित रूप से उस बाहरी दरबार के शिष्य का जीवन नरक बना देंगे, क्योंकि उसने उन्हें नाराज किया है। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित परिवार की सदस्य होने के नाते वह दूसरों के मामलों में ज़्यादा दखल नहीं दे सकती, क्योंकि इससे उसके पूरे परिवार की छवि खराब हो सकती है और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती, भले ही उसे किसी दुर्भाग्यशाली युवक की तरफ आंखें मूंदनी ही क्यों नहीं पड़ें। कुछ समय बाद आंतरिक दरबार का शिष्य अपने साथ एक संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य को लेकर युआन के निवास स्थान पर लौट आया। हे भगवान, कियाओ कांग ने तो एल्डर याओ को वापस बुला लिया, जो बाहरी दरबार के शिष्यों के प्रति बेहद कठोर और आंतरिक दरबार के शिष्यों के प्रति बिल्कुल विपरीत व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। बाहरी दरबार का वह शिष्य वाकई बदनसीब है कि उसे एल्डर याओ जैसे व्यक्ति से निपटना पड़ रहा है। हा, उस इमारत में रहने की बात भूल जाओ। बाहरी दरबार का वह शिष्य शायद इसके बाद संप्रदाय में नहीं रह पाएगा। प्रणाम एल्डर याओ। जब वह पास पहुंचा तो वहां मौजूद शिष्यों ने उसका अभिवादन किया। बाहरी दरबार का वह शिष्य कहाँ है जो भीतरी दरबार के शिष्यों का अपमान करने और मिन परिवार की युवती के सामने सर्वशक्तिमान होने का साहस करता है? एल्डर याओ ने जोर से कहा। कुछ क्षण बाद आंतरिक न्यायालय के शिष्य कियाओ कांग भवन संख्या 70 के सामने रुक गए और भवन की ओर इशारा करते हुए एल्डर याओ से बोले, यही वह स्थान है एल्डर याओ। वह अंदर हैं। एल्डर याओ ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। अच्छा, आज मैं इस उद्दंड बच्चे को जन्म लेने पर पछतावा करवाऊंगा। पीछे हटो। वहां मौजूद शिष्यों ने तुरंत एल्डर याओ के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया, जो भारी कदमों से युआन के निवास स्थान की ओर बढ़े। मैंने एल्डर याओ को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। वह बाहरी दरबार का शिष्य मर गया। एल्डर याओ से मिलने के बाद इतना अकड़ दिखाने पर उसे जरूर पछतावा होगा। वहां मौजूद शिष्य उत्सुकता से देख रहे थे जब एल्डर याओ ने युआन की इमारत के सामने दरवाजे की चौखट पर कदम रखा। बैंग बैंग बैंग। एल्डर याओ ने जोर से दरवाजा खटखटाया और फिर कठोर स्वर में चिल्लाते हुए कहा, तीसरे अनुशासनात्मक दस्ते से एल्डर याओ बोल रहा हूं। अभी इसी वक्त बाहर आओ और अपनी पहचान बताओ। बाहरी दरबार के शिष्य। पास ही खड़े शिष्यों के दिल एल्डर याओ की ऊंची आवाज सुनकर कांप उठे, और भले ही वे खुद मुसीबत में नहीं थे, फिर भी उनके मन में भय बैठ गया। बैंग बैंग बैंग। तुरंत बाहर आओ, वरना मुझे जबरदस्ती अंदर जाना पड़ेगा। बाह्य दरबार के शिष्य। जब 5 सेकंड बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो एल्डर याओ ने फिर से दरवाजा खटखटाया। कुछ और सेकंड के बाद आखिरकार दरवाजा खुला और युआन एक बार फिर शांत भाव के साथ उनके सामने प्रकट हुआ। तो तुम वही बाह्य दरबार के शिष्य हो जिसने दावा किया था कि तुम इस क्षेत्र से संबंधित हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी क्यों नहीं पहचान पा रहा हूं? एल्डर यान ने युआन के चेहरे पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये सामान्य बात नहीं है कि आप दुनिया में हर किसी को नहीं पहचानते? युआन ने अपनी भौहें उठाकर पूछा। एल्डर याओ ने अविश्वास भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे, एक संप्रदाय के एल्डर से, बहस करने की?
लगता है शिष्य कियाओ ने तुम्हें बदतमीज बच्चा कहकर जो कहा था वो सही था। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। युआन अवाक रह गया। थोड़ी देर बाद उसने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या आप ये देखने नहीं आए हैं कि मुझे ये घर देना गलती थी या नहीं? फिर भी आते ही मुझ पर चिल्लाने लगे, मानो गलती मेरी ही हो। मैं अपने वरिष्ठों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक अविवेकी व्यक्ति को पहचान भी लेता हूँ। तुम छोटे बदमाश, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ रहने का हक है ना? तुम तो बस एक मामूली इंसान हो, एक साधारण बाहरी दरबारी शिष्य जिसने अभी अभी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। एल्डर याओ युआन पर दहाड़ते हुए बोले, और तुम ये दावा करने की हिम्मत करते हो कि तुम मिन परिवार की युवती जैसी किसी के बगल में रहने के लायक हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अगर तुम मुझे पैसे भी दो तो भी मैं मिन परिवार के बगल में रहने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर इस इमारत में तुम्हारा काम होना कोई गलती नहीं थी तो मैं इस संप्रदाय के हर एक बाहरी दरबारी शिष्य के सामने अपने जूते खा लूंगा। एल्डर याओ की बातें सुनकर युआन अवाक रह गया। क्या ये संप्रदाय का एल्डर सचमुच अपनी ही जूती खाने वाला है? वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। चूंकि तुम इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मेरे पास अनुशासन कक्ष के एक संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करके तुम्हें बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इससे पहले कि युआन कुछ जवाब दे पाता, एल्डर याओ ने अचानक उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वाह! युआन कुछ मीटर दूर जाकर गिरा, उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। अब मुझे अपना पहचान चिन्ह दो, या मुझे इसे भी जबरदस्ती लेना पड़ेगा। एल्डर याओ एक दबंग और दमनकारी आभा के साथ उसके पास पहुंचे। हालांकि चूंकि एल्डर याओ केवल चौथे स्तर के स्पिरिट वॉरियर कल्टीवेटर थे, इसलिए युआन को उनसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। क्या मुझे इस स्थिति से निपटने के लिए संप्रदाय के गुरु द्वारा प्रदत्त पूर्ण अधिकार का प्रयोग करना चाहिए? युआन ने सोचा, जैसे ही एल्डर याओ उसके करीब आए। आखिरकार एक बोले भाले छोटे लड़के को भी अब तक समझ आ गया होगा कि एल्डर याओ तर्कसंगत स्वभाव के नहीं थे और इस समय युआन उनसे जो कुछ भी कहे वह व्यर्थ ही होगा। मैं इस मामले को यथासंभव शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता था, लेकिन अफसोस। युआन ने गहरी आह भरी और परम अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने स्थानिक वलय में हाथ डाला। हालांकि युआन के उसे बाहर निकालने से पहले ही अचानक एक गहरी आह गूंजी और पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब मैंने तुम्हें इस जगह की इमारतों में से एक देने का फैसला किया था तो मुझे पता था कि तुम्हें कुछ परेशानी होगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी और इस तरह से आएगी। आह भरने के बाद एक शांत आवाज सुनाई दी। ये आवाज, इस गंभीर आवाज को सुनकर एल्डर याओ तुरंत चलना बंद कर दिया और सदमे से उनका शरीर कांप उठा। हालांकि अन्य शिष्यों ने इस रहस्यमय आवाज के पीछे की पहचान को नहीं पहचाना और वे पूरी तरह से हैरान थे। इसी बीच भवन संख्या 69 के एक कमरे में परी मिन, जो खिड़कियों से बंद पर्दों के पीछे से झांककर शुरू से ही स्थिति पर नजर रख रही थी, आश्चर्यचकित स्वर में बुदबुदाई, यह आवाज तो ग्रैंड एल्डर जुवान की है। वह यहाँ क्यों आए? और उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ही उस बाहरी दरबार के शिष्य को यहाँ रहने की अनुमति दी है। आखिर वह युवक कौन है? एल्डर याओ, आज आपके व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। अनुशासन कक्ष के एक संप्रदाय प्रमुख के रूप में मुझे आपसे इस स्थिति को पेशेवर और उचित तरीके से संभालने की उम्मीद थी, लेकिन आप क्रोध में अंधे हो गए और अपने पद के विपरीत व्यवहार किया। यहाँ तक कि मेरी पोती की सहेली के साथ भी आपने इतना आक्रामक व्यवहार किया। मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूं। एल्डर जुवान की आवाज़ लगातार जारी रही, जो इस समय पसीने से तरबतर एल्डर याओ को उपदेश दे रहे थे। एल्डर याओ ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और अपना सिर झुकाकर विनती भरे स्वर में कहा, इस शिष्य ने गलती की है और अक्षम्य कार्य किया है। कृपया इस शिष्य को अपनी इच्छानुसार दंड दें, हे ग्रैंड एल्डर। महागुरु जी। ये दृश्य देख रहे शिष्य एल्डर याओ की आवाज़ सुनकर बहुत चौंक गए और अंततः उन्हें आवाज़ के पीछे के व्यक्ति का पता चल गया। इस तथ्य को समझने के बाद वे भी सिर झुकाकर और पसीने से तरबतर पीठों के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर एक महान बुजुर्ग अचानक उनकी स्थिति में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। एल्डर याओ और शिष्यों को सिर झुकाए देखकर एल्डर जुवान ने अपनी उपस्थिति प्रकट किए बिना कहा, यदि आपको लगता है कि सिर झुकाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो दुनिया इतनी अराजक और खतरनाक नहीं होती। कृपया हमें क्षमा करें महागुरु, हमसे गलती हुई। हमें नहीं पता था कि इस बाह्य दरबार के शिष्य को आपने इस स्थान पर नियुक्त किया था। कियाओ कांग ने अचानक कहा, क्या मैंने तुमसे राय मांगी थी शिष्य? एल्डर जुवान ने बेपरवाह स्वर में जवाब दिया और तुरंत कियाओ कांग को चुप करा दिया। कुछ क्षण बाद एल्डर जुवान ने आगे कहा, यहाँ मौजूद प्रत्येक शिष्य को पश्चाताप की गुफाओं में 1 महीने के कारावास की सजा दी जाएगी। जहाँ तक आपकी बात है एल्डर याओ, चूंकि आप अनुशासन कक्ष से हैं, इसलिए मैं आपके नेता को आपकी सजा तय करने दूंगा। और जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी अगली बात याद रखें, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वह हुआ ही नहीं। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? मैं कभी यहाँ था ही नहीं और आप बाहरी दरबार के शिष्य से कभी नहीं मिले। ये बात शिष्यों पर भी लागू होती है।
अगर मुझे यहाँ मौजूद न होने वाले किसी भी शिष्य से आज यहाँ हुई घटना के बारे में सुनने को मिलता है तो आप मुझसे एक और मुलाकात की उम्मीद कर सकते हैं और मैं उस समय स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगा। हम समझते हैं बड़े बुजुर्ग, हम आज जो हुआ उसे भूल जाएंगे, एल्डर याओ और शिष्यों ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। एल्डर जुवान की आवाज़ शिष्यों और एल्डर याओ के दिमाग में गूंजी, जिससे वे लगभग बेहोश हो गए। अगले ही पल, जैसे ही वे दोबारा खड़े हो सके, शिष्य और एल्डर याओ एक बाग के सामने डरे हुए खरगोशों के झुंड की तरह भाग निकले। जब वे सब चले गए तो एल्डर जुवान ने फिर कहा, क्या तुम ठीक हो शिष्य युआन? अभी जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। शिष्यों के बीच बहस होना आम बात है, लेकिन किसी संप्रदाय के वरिष्ठ द्वारा शिष्य को धमकाना अक्षम्य है। चिंता मत करो सीनियर जुवान, ये तो स्वाभाविक है कि आप कहीं भी हों, कुछ बुरे लोग तो होंगे ही, युआन ने अपने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ कहा। आपने इस स्थिति को मुझसे कहीं बेहतर तरीके से संभाला है, अगर मैं अभी भी शिष्य होता तो शायद नहीं संभाल पाता, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। असहमति होने पर ज़्यादातर लोग तुरंत हिंसा का सहारा लेते हैं और यह कई साधकों का स्वभाव है क्योंकि हम स्वभाव से क्रूर और निर्दयी होते हैं। खैर, अब मुझे अपने काम पर लौटना होगा। अगर कभी आपको ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े तो उन्हें अपनी शक्तियों से थोड़ा डराना ठीक है, बशर्ते आप उन्हें मार न डालें। साधना की दुनिया में यही तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में धमकी हिंसा से बेहतर काम करती है। हालांकि अगर आज की तरह किसी संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य इसमें शामिल हैं तो बेहतर होगा कि आप सहायता के लिए तुरंत हम में से किसी एक से संपर्क करें। हम स्वयं प्रकट नहीं होंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हिंसा के बजाय धमकियों का इस्तेमाल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा सीनियर जुबान। आज मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युआन ने आकाश की ओर सिर झुकाया, मानो उसे आज कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिला हो। इसका जिक्र भी मत करो। हा हा हा, एल्डर जुबान की आवाज़ मानो दूर होती जा रही थी, जिससे युआन अचंभित रह गया। जब युआन को एल्डर जुबान की हंसी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई तो युआन अपने कमरे में लौट आया और बड़े आरामदायक बिस्तर पर बैठ गया। फिर उसने मार्गदर्शिका निकाली और उसे पढ़ने लगा, जैसा कि वह एल्डर याओ और अन्य लोगों द्वारा बाधित होने से पहले कर रहा था। इसी बीच फेरी मिन के कमरे के अंदर खूबसूरत युवती खिड़की के पास खड़ी रही और उसके चेहरे पर स्तब्धता का भाव था। शिष्य युआन, मैं इस नाम को बिल्कुल नहीं पहचानती। आखिर ये कौन है? ये किस परिवार से आया है? और ग्रैंड एल्डर से इसका क्या रिश्ता है? ग्रैंड एल्डर ने तो कहा था कि बाहरी दरबार का शिष्य उनकी पोती का दोस्त है, लेकिन उनकी बातचीत से तो ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों बहुत करीबी दोस्त हों। मिनली ने अचंभित स्वर में खुद से बुदबुदाया और उसके प्रति उसकी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ गई। कुछ समय बाद अनुशासन कक्ष में एल्डर याओ बाइलिंग द्वारा बुलाए जाने पर उसके कमरे में दाखिल हुए। प्रणाम नेता बाय। एल्डर याओ ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। क्या आपको पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? बाइलिंग ने उसकी अभिवादन को नज़रअंदाज करते हुए शांत स्वर में उससे पूछा। जी हाँ, मैं करता हूँ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद एल्डर याओ ने जवाब दिया। अच्छा, तो इससे हम दोनों के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। बाइलिंग अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर एक स्तब्ध से भाव से देखने लगा। क्या आपको पता है कि आपने आज क्या किया है एल्डर याओ? बाइलिंग ने कुछ देर बाद उनसे पूछा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता नेता बाय। एल्डर याओ ने तुरंत जवाब दिया। कम से कम तुम ईमानदार तो हो। बाइलिंग ने सिर हिलाया और आगे कहा, वह बाहरी दरबार का शिष्य। तुम उसे अभी भले ही न जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम उसे जल्द ही जान जाओगे, और मैं अनुशासन कक्ष के प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति दांव पर लगाने को तैयार हूं कि तुम्हें आज अपने किए पर पछतावा होगा। एल्डर याओ ने आश्चर्य भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, कृपया इस अज्ञानी को ज्ञान दीजिए लीडर बाय। आखिर वह बाहरी दरबार का शिष्य कौन है और ग्रैंड एल्डर जुवान ने उसकी रक्षा क्यों की? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि बाइलिंग ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और मानो उसने सुना ही न हो, वैसे ही बोलना जारी रखा। एल्डर याओ, मैं आपको दो विकल्प देता हूँ। आज की आपकी गलती के लिए या तो मैं संप्रदाय प्रमुख को इस घटना के बारे में बता दूं ताकि वे आपको स्वयं दंडित कर सकें, या फिर आप शिक्षा शिखर पर शिष्यों को उपदेश दें और उसके बाद वहां मौजूद हर शिष्य के सामने अपने जूते खाएं। यह आपका निर्णय है। तुमने अभी क्या कहा? एल्डर याओ ने अपने चेहरे पर घोर अविश्वास के भाव लिए जोर से कहा। आखिर बाइलिंग ने एक मामूली बाहरी दरबारी शिष्य के लिए संप्रदाय प्रमुख को क्यों शामिल किया? ऐसा तो नहीं था कि उसने उस शिष्य को मार डाला हो। ये तो सरासर बेतुका है। एक अकेले बाहरी दरबारी शिष्य की वजह से वे संप्रदाय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ समझ से परे है। क्या मैं हकला गई एल्डर याओ? शायद मैं हकला गई, इसलिए मुझे अपने शब्दों को फिर से कहने की अनुमति दे। बाइलिंग ने धीमी लेकिन बहुत ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, या तो मैं आज आपकी गलतियों के बारे में संप्रदाय के गुरु को बता दूंगी, या फिर आप अपने व्याख्यान के अंत में शिक्षा शिखर पर शिष्यों के सामने अपने जूते खाएंगे।
मैं तुम्हें संप्रदाय से बाहर निकालने जैसा कोई अनुचित काम नहीं करूंगा, इसलिए खुद को भाग्यशाली समझो कि तुम इतनी हल्की सजा से बच रहे हो। अरे बाप रे, इसे हल्की सजा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिष्यों के सामने मुझे जूते खाने को कहना संप्रदाय से निकाले जाने से भी बदतर है। कम से कम बाद वाली सजा के लिए मेरी इज्जत तो बची रहेगी। एल्डर याओ ने मन ही मन बाई लिंग को कोसते हुए कहा, क्योंकि असल में ऐसे शब्द बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। मैं जानती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं एल्डर याओ। आखिरकार आप मेरे साथ 10 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देती। इसीलिए मैं आपको अभी बता रही हूं कि इससे पहले कि मैं संप्रदाय प्रमुख को बताऊं, आप अपने जूते खा लें, क्योंकि अगर उन्हें आज हुई घटना के बारे में पता चला तो वे सचमुच आपको संप्रदाय से निकाल सकते हैं। बाई लिंग ने एल्डर याओ से यह कहते हुए यह बात अच्छी तरह जान ली कि लॉन्ग यीजुन को इस घटना के बारे में देर सवेर ज़रूर पता चल जाएगा। क्या ये स्थिति वाकई इतनी गंभीर है? अगर वह बाहरी दरबार का शिष्य 7 प्रतिष्ठित परिवारों में से किसी एक का होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उनमें से नहीं है। कुछ क्षण बाद एल्डर याओ ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ कहा, उस बाह्य दरबार के शिष्य की पहचान के बारे में मुझसे पूछने की जहमत भी मत उठाओ, क्योंकि मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक कि तुम्हें बाद में मरने से कोई आपत्ति न हो। बाई लिंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर और हल्की सी जानलेवा भावना प्रकट करते हुए एल्डर याओ को देखा। ये देखकर एल्डर याओ घबराकर चुप हो गए, और कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने आह भरी, ठीक है, मैं शिष्यों के सामने अपने ही जूते खा लूंगा। अच्छा फैसला, अब आप जा सकते हैं, बाई लिंग ने उससे कहा। एल्डर याओ ने सिर हिलाया और कमरे से चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बाई लिंग को प्रणाम करना नहीं भूला, क्योंकि अनुशासन कक्ष के नेता के प्रति उनका सम्मान इसी प्रकार था। सिर्फ ग्रैंड एल्डर जुवान ही नहीं, बल्कि लीडर बाय और शायद सेक्ट मास्टर भी उस आउटर कोर्ट के शिष्य की रक्षा कर रहे हैं। आखिर उस लड़के की पहचान क्या है? अगर वह 7 विरासत परिवारों से संबंधित नहीं है, तो वह केवल 4 प्राचीन परिवारों से ही हो सकता है। एल्डर याओ ने व्याख्यान की तैयारी के लिए घर लौटते हुए मन ही मन सोचा। अधिक जानकारी के लिए lightinnovel.com पर जाएं। उसी दिन बाद में एल्डर याओ गंभीर भावों के साथ शिक्षा शिखर की ओर चल पड़े। धिक्कार है, मुझे उस समय कुछ नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, उस कमीने कियाओ कांग की वजह से ही यह सब हुआ है। अगर वह मेरे पास नहीं आता तो मैं उस बाहरी दरबार के शिष्य से कभी नहीं मिलता, और न ही मैंने ग्रैंड एल्डर और लीडर बाई को नाराज किया होता। जैसे ही वह जेल से छूटेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। एल्डर याओ ने मन ही मन कोसते हुए शिक्षा शिखर की ओर कदम बढ़ाया, जहां हजारों शिष्य घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। शिक्षा शिखर वह स्थान है जहां शिष्य संप्रदाय के वरिष्ठों से प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। हालांकि वहां केवल संप्रदाय के वरिष्ठ ही प्रवचन नहीं देते थे, शिष्य भी संप्रदाय द्वारा अनुमोदित होने पर अपने स्वयं के प्रवचन दे सकते थे, इसलिए शिष्यों के लिए हमेशा प्रवचन उपलब्ध रहते थे। बेशक जब किसी संप्रदाय का कोई वरिष्ठ व्यक्ति व्याख्यान देने का निर्णय लेता है, तो शिक्षा शिखर सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला स्थान होता है, क्योंकि वे अक्सर संप्रदाय में सबसे अधिक ज्ञानी और अनुभवी होते हैं। इसलिए जब एल्डर याओ अचानक शिक्षा शिखर पर प्रकट हुए, तो वहां मौजूद शिष्य तुरंत उनके पीछे चलने लगे। क्या ये एल्डर याओ नहीं हैं? काफ़ी समय हो गया जब मैंने उनका कोई व्याख्यान सुना था। मैं भी। उन्होंने आखिरी बार करीब 3 साल पहले व्याख्यान दिया था। मैंने सुना है कि उनके व्याख्यान को सुनने वाले 1 दर्जन से अधिक बाहरी दरबार के शिष्यों ने उसी वर्ष के भीतर आंतरिक दरबार के शिष्य बनने में कामयाबी हासिल की। सच में? तो फिर मुझे आज उनका भाषण सुनना ही होगा, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए। हमें अभी तक ये नहीं पता कि एल्डर याओ आज सचमुच व्याख्यान दे रहे हैं या वे केवल मिलने आए हैं, क्योंकि हमें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। अधिकांश संप्रदाय के एल्डर अपने व्याख्यानों की घोषणा कम से कम 1 सप्ताह पहले कर देते हैं। वह हमें यह नहीं बता रहे हैं कि वह व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग स्पष्ट रूप से उनका अनुसरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका इरादा आज व्याख्यान देने का ही है। मुझे उम्मीद है कि आप सही हैं। मैं एल्डर याओ द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यान में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। शिष्यों के बीच उत्साह तब और बढ़ गया जब वे एल्डर याओ के पीछे पीछे सार्वजनिक व्याख्यानों के लिए बनाए गए कई खाली स्थानों में से एक में गए। कुछ समय बाद एल्डर याओ इन्हीं क्षेत्रों में से एक में बैठ गए और व्याख्याताओं के लिए निर्धारित स्थान पर खड़े हो गए। देखो, आज तो वो सचमुच भाषण दे रहे हैं। लगता है आज हम यहाँ आकर संयोग से इसे देखकर बहुत भाग्यशाली रहे। हा, तुम बिल्कुल सही हो। अरे, क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या एल्डर याओ आज कुछ अजीब से लग रहे हैं? वे बीमार से सेंध मार रहे हैं। वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने एल्डर याओ के पीले चेहरे को देखकर अपने आसपास के शिष्यों से धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो। ऐसा लगता है जैसे उसने 1 हफ्ते से न तो सोया है और न ही कुछ खाया है। इसी बीच एल्डर याओ ने ठंडे पसीने से भीगी पीठ के साथ अपने भाषण के लिए एकत्रित विशाल भीड़ का जायजा लिया। धत तेरे की, आज शिक्षा शिखर पर इतने सारे शिष्य क्यों हैं जबकि कोई भी संप्रदाय का वरिष्ठ प्रवचन नहीं दे रहा है?
अगर आज के बाद मैं हंसी का पात्र नहीं बना तो मैं अपने जूते फिर से खा जाऊंगा। एल्डर याओ ने मन ही मन कोसते हुए कहा और जोर से रोने की इच्छा हो रही थी। अधिक जानकारी के लिए लाइट नोवेल कॉम पर जाएं। वहां कम से कम 3000 शिष्य एकत्रित थे और उनमें से प्रत्येक अपनी निगाहों में आशा लिए एल्डर याओ को घूर रहा था, मानो वे अपने आदर्श के सामने बच्चों के झुंड की तरह लग रहे हों। लेकिन अफसोस, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे केवल एक व्याख्यान के वेश में आयोजित एक मस्खरे के शो में भाग ले रहे थे। एल्डर याओ ने अचानक जोर से गला साफ किया, अपनी घबराहट को कुछ हद तक कम करने की कोशिश में, लेकिन अफसोस, इससे उन्हें शांत रहने में मुश्किल से ही मदद मिली। शिष्यों, आपका स्वागत है। आज के प्रवचन के लिए मैं प्रवचन दूंगा। विषय पर एल्डर याओ कांपती हुई आवाज में बोले, मानो वे पहली बार मंच पर खड़े होकर घबराए हुए बच्चे हों और वे हकलाए बिना मुश्किल से एक पूरा वाक्य बोल पा रहे थे। जब शिष्यों ने ये देखा तो वे चुपचाप एक दूसरे को भौहें चढ़ाकर और प्रश्नों से भरी निगाहों से देखने लगे। एल्डर याओ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? शिष्यों को ऐसा लग रहा था मानो वे मानसिक रूप से टूट चुके हों। क्या आप ठीक हैं, एल्डर याओ? आप ठीक नहीं लग रहे हैं। वहां मौजूद आंतरिक दरबार के शिष्यों में से एक ने उनसे ये पूछने का फैसला किया। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, एल्डर याओ ने कुछ देर बाद जवाब दिया। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? ये शब्द सुनकर शिष्य और भी अधिक हैरान हो गए। भला कोई संप्रदाय का वरिष्ठ व्यक्ति बीमार होते हुए भी उपदेश क्यों देगा? और क्या साधक सच में अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं? स्पष्टतः कोई और बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन इन शिष्यों ने आगे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की और उनके झूठ को ही सच मान लिया, क्योंकि वे निर्दयी संप्रदाय के वरिष्ठ के रूप में जाने जाने वाले एल्डर याओ को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसके बाद शिष्यों ने धैर्यपूर्वक एल्डर याओ के खुद को संभालने का इंतजार किया और फिर व्याख्यान जारी रखा। कुछ मिनट बाद जब एल्डर याओ का मन थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने व्याख्यान देना शुरू किया। उनका व्याख्यान बेतुकी बातों पर था, जिनका व्याख्यान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़ में घबराहट और अनिश्चितता बनी रही और पूरे व्याख्यान के दौरान बरकरार रही। वास्तव में जैसे जैसे व्याख्यान आगे बढ़ा, उनकी आवाज़ और भी अजीब और सुनने में कठिन होती गई। प्रवचन में भाग ले रहे शिष्य इस विचित्र स्थिति से बेहद हैरान थे। उनमें से कुछ को तो ये भी लगा कि एल्डर याओ उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। आखिरकार कोई भी समझदार संप्रदाय का एल्डर इस गड़बड़ी को प्रवचन नहीं कहेगा, क्योंकि यह तो लगातार विषय बदलते रहने के कारण बड़बड़ाहट जैसा सत्य था। हालांकि इस असामान्य स्थिति के बावजूद किसी भी शिष्य ने कुछ नहीं कहा और न ही शिकायत की, और न ही उनमें से किसी ने अचानक व्याख्यान छोड़कर जाने का फैसला किया, क्योंकि वे अभी भी एल्डर याओ को नाराज करने से डरते थे। एल्डर याओ का भाषण पूरे 1 घंटे तक चला, लेकिन शिष्यों को ऐसा लगा जैसे उन्हें अनंतकाल के लिए दंडित किया जा रहा हो। धत तेरे की, मैं यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? अब तक तो मैं फेरी लिंक का लेक्चर सुन रहा होता। ये एल्डर याओ आखिर कर क्या रहे हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? मुझे अपना कीमती समय वापस चाहिए। धिक्कार है, मैं अभी जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे नाराज कर दिया तो क्या होगा? मैंने उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और मैं सबसे पहले जाने वाली नहीं बनना चाहती। वहां मौजूद शिष्य मन ही मन कोस रहे थे और उनमें से अधिकांश चुपचाप यही आशा कर रहे थे कि कोई दूसरा शिष्य पहले चला जाए ताकि वे भी उनके पीछे जा सकें। लेकिन अफसोस, क्योंकि वे सभी एक ही बात सोच रहे थे और किसी दूसरे के जाने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उनमें से कोई भी नहीं गया और पूरे प्रवचन के दौरान वहीं रुका रहा। मेरा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है, एल्डर याओ ने व्याख्यान के अंत में शिष्यों से कहा। हालांकि उनका काम यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें अभी एक और काम करना बाकी था। और जैसे ही वहां मौजूद शिष्यों ने मन ही मन राहत की सांस ली कि आखिरकार व्याख्यान समाप्त हो गया और वे जाने की तैयारी करने लगे, तभी एल्डर याओ ने अचानक अपने जूते उतार दिए और अकल्पनीय काम करने लगे, उसे अपने मुंह में डालकर ऐसे चबाने लगे जैसे वह भोजन हो। ये क्या बकवास है? वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने एल्डर याओ को अपने जूते खाते हुए देखकर अपनी आवाज रोक नहीं पाया और आश्चर्य से बोला। दरअसल उस समय वहां मौजूद हर शिष्य एल्डर याओ को अचंभित भाव से देख रहा था, मानो वे किसी असंभव घटना के साक्षी बन रहे हों। और क्योंकि एल्डर याओ स्पिरिट वॉरियर स्तर के साधक थे, इसलिए वे अपनी असाधारण शक्ति से जूते को काटकर चबाने में सक्षम थे। अपने चेहरे पर घृणा का भाव छिपाए बिना कुछ सेकंड तक अपने जूतों को चबाने के बाद एल्डर याओ ने उसे निगल लिया। उफ! बड़े याओ को जूता पेट में जाते ही उल्टी आने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया और जूते का बचा हुआ हिस्सा खाना जारी रखा। जो शिष्य यथाशीघ्र उस स्थान से निकलने के लिए तैयार थे, वे अब हिल नहीं पाए और वे सभी स्तब्ध चेहरों के साथ वहीं खड़े रहे, जबकि एल्डर याओ अपने चेहरे पर पीड़ा का भाव लिए अपना जूता खा रहे थे। कुछ भयावह मिनटों के बाद एल्डर याओ ने अपना जूता खाना समाप्त कर दिया। हालांकि वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने अपना दूसरा जूता भी उतारकर खाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एल्डर याओ ने अपना दूसरा जूता भी खा लिया।
अपने जूते का आखिरी टुकड़ा निगलने के बाद एल्डर याओ ने वहां मौजूद शिष्यों को घूर कर देखा और फिर चुपचाप नंगे पैर चलते हुए वहां से गायब हो गए, जिससे शिष्य आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वह बिना कोई स्पष्टीकरण दिए चले गए थे। जब एल्डर याओ की आकृति एजुकेशन पीक से चली गई तो वहां मौजूद सभी शिष्यों ने आखिरकार फिर से बोलना शुरू कर दिया, जिससे तुरंत संप्रदाय में हंगामा मच गया। और जैसा कि ऐसी विचित्र स्थिति से उम्मीद की जा सकती थी, एल्डर याओ द्वारा एक शर्मनाक भाषण के बाद अपने ही जूते खाने की खबर पूरे संप्रदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे इसे सुनने वाला हर शिष्य और संप्रदाय का वरिष्ठ सदस्य चौंक गया। इसी बीच अनुशासन कक्ष में एल्डर याओ एक बार फिर बाई लिंग के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार वे नंगे पैर थे क्योंकि वे शिक्षा शिखर छोड़ने के बाद सीधे इसी स्थान पर आए थे। मुझे उम्मीद है कि आज आपने सबक सीख लिया होगा, एल्डर याओ। सिर्फ इसलिए कि वे बाहरी दरबार के शिष्य हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें चींटियों की तरह रौंद सकते हैं, क्योंकि एक दिन आप भी किसी गलत चींटी पर पैर रख देंगे और आज की तरह उसके प्रकोप का सामना करेंगे, बाई लिंग ने बेपरवाह भाव से उनसे कहा। इस पाठ के लिए धन्यवाद, नेता बाय। एल्डर याओ ने उन्हें प्रणाम किया और फिर चेहरे पर खालीपन का भाव लिए कमरे से बाहर निकल गए, मानो अंदर से उनका दिल टूट गया हो। संप्रदाय प्रमुख के पैगोडा में लॉन्ग यीजुन ने गंभीर भाव से एल्डर जुवान द्वारा दी जा रही स्थिति की जानकारी सुनी। बड़े याओ और शिष्य युआन, कितने सिरदर्द हैं? लॉन्ग यीजुन ने थके हुए चेहरे के साथ अपनी आंखें मलीं। क्या आप इस बारे में कुछ करने वाले हैं, संप्रदाय के गुरुदेव? एल्डर जुवान ने उनसे पूछा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लॉन्ग यीजुन ने सिर हिलाते हुए कहा, भले ही मैं शिष्य युआन के साथ एल्डर याओ द्वारा किए गए व्यवहार के लिए उन्हें दंडित करना चाहता हूं, लेकिन एल्डर बाई ने पहले ही स्थिति को संभाल लिया है और एल्डर याओ को उनके व्यवहार के लिए सजा दे दी है। मैंने एल्डर बाई को अनुशासन कक्ष का प्रमुख एक कारण से नियुक्त किया था और मैं इस मामले को बेवजह खींचना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस बार हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं समझ गया, एल्डर जुवान ने सिर हिलाया। इसी बीच भवन संख्या 70 में वापस आकर युआन ने पूरी गाइडबुक पढ़ने के बाद उसे बंद कर दिया। वाह, ड्रैगन एसेंस मंदिर में तो कितनी सारी रोमांचक जगहें हैं। मौका मिलते ही मैं इन सभी जगहों पर जरूर जाऊंगा, खासकर यह ड्रैगन पवेलियन रेस्टोरेंट जो साधकों के लिए है। मुझे आश्चर्य है कि यह बाहर के रेस्टोरेंट से किस तरह अलग है। युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। अभी रात के खाने का समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी इधर उधर देख लेता हूँ। ये कहकर युआन बिस्तर से उठा और बाहर चला गया। अब जब मैं शिष्य बन गया हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? शिष्य आमतौर पर क्या करते हैं? युआन बाहर जाते हुए मन ही मन सोचने लगा। शिष्य युआन, कृपया एक पल रुकिए। नवीनतम उपन्यास ली घनोक वेलपुक बीच सी ओम पर प्रकाशित होते हैं। युआन चलते चलते रुक गया जब उसके पीछे से एक स्पष्ट आवाज गूंजी, जिससे वह ये देखने के लिए मुड़ गया कि अभी अभी किसने बात की थी। तुम हो? उसे आश्चर्य हुआ कि परी मिन अपने घर के बाहर थी और ऐसा लग रहा था कि वही थी जिसने अभी अभी उसे बुलाया था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? युआन ने भौहें चढ़ाते हुए उससे पूछा, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने कभी भी अपना परिचय उससे या शिष्य परीक्षा के किसी भी शिष्य से दिया हो। मैंने गलती से ग्रैंड एल्डर जुवान के साथ आपकी बातचीत सुन ली और आपका नाम जान लिया। चिंता मत करो, मैं ग्रैंड एल्डर के साथ आपके रिश्ते या आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। परी मिन ने उसके पास आते हुए कहा। मैं समझ गया, धन्यवाद। युआन ने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लिए जवाब दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रही है। क्या वह मुझे भी बाहर निकालने की कोशिश करेगी? युआन ने मन ही मन सोचा। जब परी मिन उससे कुछ कदम दूर खड़ी हुई तो उसने कहा, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं सेवन लेगेसी फैमिली की मिनली हूँ और आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। भले ही मैं उन्हें नहीं जानती थी, मुझे बीच में आकर उन्हें रोकना चाहिए था। क्या तुम उन्हें नहीं जानती थी? युआन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर वे उसके पीछे पीछे ऐसे क्यों घूम रहे थे जैसे वे पक्के दोस्त हों? अरे, वे तो उससे ऐसे बात भी कर रहे थे जैसे एक दूसरे को सालों से जानते हों। अधिक जानकारी के लिए lighnovelpub.com पर जाएं। मुझे पता है कि यह शेखी बघारने जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप 7 विरासत परिवारों में से एक जैसे प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं तो हमेशा मेरे पीछे पीछे ऐसे लोग घूमते रहते हैं जैसे वे पुराने शिष्य जो मुझसे या मेरे परिवार से लाभ उठाने की उम्मीद रखते हैं, और मेरे लिए ज़्यादातर समय ऐसा व्यवहार करना बेहतर है जैसे वे वहाँ मौजूद ही नहीं हैं। इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। मिनली ने उसके हैरान चेहरे को देखकर उसे समझाया। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी भावनाओं को समझते हैं क्योंकि आप भी एक शक्तिशाली परिवार से आते प्रतीत होते हैं। ओह, युआन ने अपने आसपास के अजीब माहौल में अपना सिर खुजाया और कहा, हालांकि मैं किसी शक्तिशाली या प्रतिष्ठित परिवार से नहीं हूँ। क्या तुम नहीं हो? मिनली ने हैरानी से आंखें थोड़ी चौड़ी करके उसकी तरफ देखा। अगर वह किसी शक्तिशाली या प्रभावशाली परिवार से नहीं आता तो ग्रैंड एल्डर जुवान ने उसे एल्डर याओ और आंतरिक दरबार के शिष्यों से क्यों बचाया, और उससे भी बढ़कर उसे इस इलाके में जो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है एक इमारत क्यों दी? जरूर उसमें कुछ तो खास बात होगी।
तो तुम अपनी असली पहचान छिपाना चाहते हो, है ना? मुझे सच्चाई का पता देर सवेर लग ही जाएगा, मिनली ने मन ही मन सोचा, जबकि वह बाहर से शांत दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वैसे अब आप कहाँ जा रहे हैं? मिनली ने अचानक उससे पूछा। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता, मैं शायद तब तक इधर उधर घूमता रहूंगा जब तक मुझे कुछ दिलचस्प न दिख जाए, युआन ने कंधे उचकाते हुए कहा। कुछ दिलचस्प दिखने तक घूमते रहो। मिनली ने हैरानी से अपनी पतली और सुस्पष्ट बाहें उठाईं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह पार्क में घूमने की तरह संप्रदाय में टहलने जा रहा हो? क्या उसके पास इतना खाली समय है, जबकि वह अभी अभी शिष्य बना है? आखिर ज़्यादातर लोग नए शिष्य के रूप में या तो साधना कर रहे होते हैं या कुछ और उपयोगी काम कर रहे होते हैं। क्या आपके पास कोई सुझाव है? जब शिष्य किसी संप्रदाय में शामिल होते हैं तो वे आमतौर पर क्या करते हैं? युआन ने अचानक उससे पूछा। ओह, वे या तो गहन मंडप में नई तकनीकें सीखने जाते हैं या फिर शिक्षा शिखर पर व्याख्यान सुनने जाते हैं। लेकिन चूंकि आप पहले से ही 7वें स्तर के आध्यात्मिक प्रशिक्षु हैं, इसलिए आपको गहन मंडप जाना चाहिए, मिनली ने उसे सुझाव दिया। गहन मंडप, है ना? युआन तुरंत सोचने लगा, मेरे पास तलवार चलाने की 3 तकनीकें तो हैं, लेकिन कटार चलाने की सिर्फ एक ही तकनीक है, और वो भी असल में कटार की तकनीक नहीं, क्योंकि वो तो खाना पकाने के लिए है। शायद मुझे देखना चाहिए कि प्रोफाउंड पवेलियन में कोई अच्छी कटार तकनीक मिल जाए जो स्टाररी एबिस के साथ अच्छी तरह काम करे। 1 मिनट सोचने के बाद युआन ने एक नई कटार तकनीक की खोज के लिए प्रोफाउंड पवेलियन जाने का फैसला किया है। शिष्य मिन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, युआन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा और आगे बोला, और जो पहले हुआ उसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिनली ने अपने सुंदर चेहरे पर थोड़ी हैरानी भरी नज़र से उसकी आकर्षक मुस्कान को देखा, और जब उसने देखा कि युआन दूर जा रहा है तो वह अनजाने में चिल्लाई, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ आना चाहती हो? क्यों? युआन रुककर हैरानी भरे चेहरे से उसकी ओर देखने लगी। क्यों, तुम पूछ रही हो? मिनली कुछ हैरान चेहरे के साथ वहीं खड़ी रही, क्योंकि उसने अभी अभी बिना सोचे समझे बोल दिया था। हालांकि ये पहली बार है जब किसी ने उससे इस तरह का सवाल किया है। अगर कोई और होता तो वह उससे ये पूछने के बारे में सोचता भी नहीं कि वह उनका पीछा क्यों करना चाहती है, और बस चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लेता। मैंने भी प्रोफाउंड पवेलियन जाने की योजना बनाई थी, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक है जिसे मैं सीख सकूं। चूंकि आप अभी वहां जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चल लेती हूं। या आप मुझे अपने आसपास नहीं चाहते? क्या मैं आपको परेशान कर रही हूं? अगर आपको चिंता है कि मैं अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकती हूं तो मैं दूर से आपका पीछा कर सकती हूं, मिनली ने कुछ देर बाद उससे कहा। खैर, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। जो भी हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। युआन ने जल्दी से स्पष्टीकरण देना छोड़ दिया और उसे अपने पीछे आने दिया। धन्यवाद शिष्य युआन, मिनली ने उन्हें एक सुंदर उज्ज्वल मुस्कान दिखाए। उसकी आकर्षक उपस्थिति के बावजूद युआन ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत भाव से सिर हिलाकर मुड़कर फिर से चलने लगा। मिनली एक बार फिर अवाक रह गई और उसने स्तब्ध भाव से युआन की पीठ को देखा जो उससे दूर जा रही थी। लगता है उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है। युआन के उससे कुछ मीटर दूर चले जाने के बाद मिनली ने मन ही मन सोचा और फिर पहला कदम बढ़ाते हुए चलना शुरू कर दिया। वहां देखो, क्या वह 7 विरासत परिवारों में से एक की परी मिन नहीं है? अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। तुम सही कह रहे हो, और वो बेहद खूबसूरत लग रही है। मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ जा रही है। बाहर खड़े शिष्यों ने तुरंत मिनली की उपस्थिति पर ध्यान दिया और शिष्यों के बीच उसके और उसके परिवार के बारे में बातचीत शुरू हो गई। इतना ही नहीं, कुछ शिष्य तो पहले के आंतरिक दरबार के शिष्यों के समूह की तरह ही उसका अनुसरण करने लगे थे। शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करने और शिष्य बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई, परिमिन। परिमिन, क्या आपके पास अभी थोड़ा समय है? अगर है तो क्यों ना हम जश्न मनाएं? वह वाकई बहुत लोकप्रिय है, युआन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह शिष्यों को मिनली से बात करने की कोशिश करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हालांकि कुछ क्षण बाद मिनली अचानक चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर अपने पीछे आ रहे शिष्यों के समूह को देखा और अपने चेहरे पर शांत लेकिन ठंडे भाव के साथ बोली, मैं अभी व्यस्त हूँ, क्या आप सब मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? उसके पीछे चल रहे शिष्यों ने तुरंत चलना बंद कर दिया और अचंभित भाव से उसकी ओर देखने लगे, फिर उनके चेहरे पर शर्मिंदगी या असहजता के भाव दिखाई दिए। धन्यवाद, मिनली ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और आगे बढ़ती रही। युआन के पीछे पीछे सावधानी से चलती रही, लेकिन साथ ही एक सुरक्षित दूरी भी बनाए रखी ताकि लोग यही सोचें कि वे संयोगवश एक ही दिशा में चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए lightnavlub.com पर जाएं। इसी बीच युआन ने अपने दिमाग में मौजूद उस नक्शे का अनुसरण किया जिसे उसने गाइड बुक से याद कर लिया था और धीरे धीरे प्रोफाउंड पवेलियन की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद युआन एक ऊंची इमारत के सामने पहुंचा जो स्प्रिंग सिटी में स्थित माय रीड ऑफ टेक्निक्स से मिलती जुलती थी,
लेकिन ये साधारण दिखने वाली माय रीड ऑफ टेक्निक्स की तुलना में कहीं अधिक आलीशान और भव्य थी। इमारत की सुंदरता को निहारने के बाद युआन अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद मिनली भी उसके पीछे अंदर चली गई। युआन जब प्रोफाउंड पवेलियन के अंदर पहुंचा तो वह तुरंत ही उस जगह की बनावट देखकर हैरान रह गया। माय रीड ऑफ पवेलियन के विपरीत यहाँ कोई तकनीक प्रदर्शित नहीं थी और रिसेप्शन और इमारत के अंत में एक सीढ़ी के अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। तुम जरूर एक नए शिष्य होगे। डेस्क के पीछे बैठे संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य ने युआन का चेहरा खोया हुआ सा देखकर अचानक उसे पुकारा। हाँ, मैं हूँ। युआन ने सिर हिलाया और फिर उस मेज की ओर बढ़ा जिसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। नए शिष्य, तुम किस तरह की तकनीकें सीखना चाहते हो? साधना की तकनीकें, युद्ध कला की तकनीकें, गति की तकनीकें? कुछ देर बाद संप्रदाय के वरिष्ठ ने उससे पूछा। मुझे एक ऐसी तकनीक चाहिए जो विशेष रूप से कटार के लिए डिज़ाइन की गई हो, युआन ने कहा। तो तुम कटार चलाने वाले हो, है ना? तुम्हारा बजट क्या है? तब संप्रदाय के मुखिया ने उससे पूछा। बजट? क्या मुझे यहाँ तकनीकों के लिए भुगतान करना होगा? युआन ने संप्रदाय के प्रमुख की ओर आश्चर्य भरे भाव से देखा क्योंकि मार्गदर्शिका में तकनीकों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं था। बेशक, तकनीकों के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आपको लगा था कि शिष्य होने मात्र से आप तकनीकें मुफ्त में सीख पाएंगे? इसीलिए तो नए शिष्य, संप्रदाय के वरिष्ठ ने सिर हिलाया। खैर, मेरे पास लगभग 200,000 सोने के सिक्के बचे हैं, युआन ने कुछ देर बाद कहा। सोने के सिक्के? संप्रदाय के प्रमुख ने युआन की ओर भौहें चढ़ाकर देखा और फिर जोर से हंस पड़े। हा, तुम तो बड़े ही मनोरंजक हो, बाह्य दरबार के शिष्य। जब मैंने कहा कि तुम्हें तकनीकों के लिए भुगतान करना होगा तो मेरा मतलब सोने से नहीं था। ये गहन मंडप है, कोई दुकान नहीं, और हम योगदान अंकों के अलावा कोई अन्य मुद्रा स्वीकार नहीं करते। संप्रदाय के वरिष्ठ ने कुछ देर बाद उसे समझाया। अगर हम शिष्यों से वास्तविक धन वसूलेंगे तो सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोग कोई तकनीक कैसे सीखेंगे? यह एक संप्रदाय है जहां शिष्य का योगदान और प्रयास बाकी सब चीज़ों से ऊपर है। ये बात समझ में आती है। युआन ने सिर हिलाया और फिर कहा, अगर ये योगदान अंक हैं तो मेरे पास ठीक 1000 हैं। इतने अंकों से मैं क्या खरीद सकता हूँ? माफ़ कीजिए, आपने अभी क्या कहा? क्या आपने अभी कहा कि आपके पास 1000 योगदान अंक हैं? संप्रदाय के प्रमुख ने अविश्वास भरे चेहरे से युआन की ओर देखा। हाँ, युआन ने पुष्टि की। या फिर तकनीक के लिए इतना काफ़ी नहीं है? ओह, संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य अवाक रह गए। 1000 योगदान अंक तो भीतरी दरबार के शिष्य के लिए भी बहुत बड़ी रकम होती है, बाहरी दरबार के उस शिष्य के लिए तो और भी ज्यादा, जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया हो। सच में, एक साधारण शिष्य को इतने योगदान अंक जमा करने में संप्रदाय के मिशनों के जरिए 10 साल लग जाते हैं। लेकिन इस बाहरी दरबार के शिष्य ने, जो स्पष्ट रूप से संप्रदाय में नया था, किसी तरह 1000 योगदान अंक कैसे प्राप्त कर लिए? ये तो अविश्वसनीय था। तुम्हारे पास 1000 योगदान अंक हैं? ये तो हास्यास्पद है, संप्रदाय के वरिष्ठ ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उत्सुकता भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगे। इसी बीच मिनली इमारत के कोने से युआन को ऐसे देख रही थी जैसे कोई साथी अपने बच्चों के पहले खरीदारी के अनुभव को देख रहा हो। 1000 योगदान अंक? मुझे तो संप्रदाय में शामिल होने पर केवल 100 योगदान अंक ही मिले। हम दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? मिनली मन ही मन सोच रही थी, और साथ ही वह युआन की रहस्यमय पहचान और उसके रहस्यमय पृष्ठभूमि को उजागर करने की कोशिश करती रही। चूंकि आप 1000 योगदान अंक होने का दावा करते हैं तो मुझे अपना पहचान चिन्ह दिखाएं। संप्रदाय के प्रमुख ने हाथ फैलाकर और उंगलियां दिखाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे देने का इशारा किया। युआन ने सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के संप्रदाय के प्रमुख को अपना पहचान चिन्ह सौंप दिया। पहचान चिन्ह मिलते ही संप्रदाय के वरिष्ठ व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके चिन्ह के अंदर झांका और युआन की पहचान प्रकट हो गई। ड्रैगन एसेंस टेम्पल आइडेंटिफिकेशन गोल्ड टोकन। शिष्य का नाम युआन। शिष्य का दर्जा बाह्य शिष्य। आवासीय क्षेत्र बाहरी प्रांगण, भवन क्रमांक 70। बेहतर अनुभव के लिए कॉम पर जाएं। मिशन पूरा हुआ 0। योगदान अंक 1000। अपराध 0। हे भगवान, इस बाह्य दरबार के शिष्य के पास सोने का पहचान चिन्ह है और इसके पास सचमुच 1000 योगदान अंक हैं। युआन के योगदान अंकों के बारे में झूठ न बोलने की पुष्टि करने के बाद संप्रदाय के वरिष्ठ ने मन ही मन विलाप किया। संप्रदाय के वरिष्ठ ने घबराकर एक घूंट भरा और फिर युआन की ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी और वे सम्मानपूर्वक देख रहे थे। ड्रैगन एसेंस टेम्पल में पहचान चिन्हों के 4 स्तर मौजूद थे: कांस्य स्तर, चांदी स्तर, स्वर्ण स्तर और अंत में ड्रैगन स्तर के चिन्ह। पहचान का प्रत्येक स्तर उस व्यक्ति के महत्व को दर्शाता था जिसके पास वह चिन्ह होता था। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिष्य के पास कांस्य का पहचान चिन्ह है तो वह व्यक्ति एक साधारण शिष्य था जिसका कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि नहीं थी। वहीं
चांदी के पहचान चिन्ह वाले लोग या तो अच्छे समर्थन वाले लोग हैं या फिर प्रभावशाली प्रतिभाओं वाले लोग हैं। जहां तक स्वर्ण पहचान चिन्ह रखने वालों की बात है, केवल वे लोग जो 7 विरासत परिवारों जैसे प्रमुख या शक्तिशाली परिवारों से आते हैं वे ही इसे प्राप्त करने के पात्र हैं। ड्रैगन पहचान चिन्ह केवल संप्रदाय के प्रमुखों या उच्च पदस्थ बुजुर्गों के पास ही हो सकता है। हालांकि ये क्रम केवल शिष्यों पर ही नहीं बल्कि संप्रदाय के वरिष्ठों पर भी लागू होता था, और इस मामले में युआन से बात कर रहे संप्रदाय के वरिष्ठ तो केवल कांस्य पहचान चिन्ह धारक थे। दूसरे शब्दों में वे पद के मामले में युआन से नीचे थे। धन्यवाद शिष्य युआन, मैंने आपके योगदान अंक सत्यापित कर लिए हैं। कृपया मुझे कुछ क्षण दीजिए, मैं आपके लिए कटार चलाने वालों के लिए विशेष साधना तकनीकें लेकर आता हूँ। संप्रदाय के वरिष्ठ ने युआन से आदरपूर्वक और विनम्रता से बात की, जिससे वहां मौजूद लोग दंग रह गए। क्या उस बाहरी दरबारी शिष्य के पास सचमुच 1000 योगदान अंक हैं? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने सारे योगदान अंक इकट्ठा करने के लिए उसे किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा। इतने योगदान अंकों के साथ आप इस स्थान से अपनी मनचाही कोई भी साधना तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है। शिष्य आपस में युआन के बारे में कानाफूसी करने लगे। कुछ मिनट बाद युआन की मदद कर रहे संप्रदाय के बुजुर्ग 1 दर्जन से अधिक मार्शल तकनीकों के साथ डेस्क पर वापस लौटे जो खंजर के लिए सबसे उपयुक्त हैं। शिष्य युआन, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। मैं अपने साथ खंजर चलाने की लगभग सभी उपयुक्त तकनीकें लाया हूं, और ये अधिकतर नश्वर स्तर की हैं, कुछ अपवाद पृथ्वी स्तर के हैं। कृपया इन्हें ध्यान से देखें, संप्रदाय के वरिष्ठ गुरु ने विनम्रता से कहा, जिससे मिनली और अन्य शिष्य अचंभित रह गए, क्योंकि एक ऐसे शिष्य के सामने जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, संप्रदाय के वरिष्ठ गुरु का इतना विनम्र व्यवहार देखना एक बेहद अजीब अनुभव था। युआन ने अंदर लिखी सामग्री को पढ़े बिना ही एक एक करके तकनीकों को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह गलती से उन्हें सीख न ले। जहर का वार, रात्रि का किनारा, विस्फोटक खंजर, उत्साही भेदक। युआन ने अगले कुछ मिनट उन तकनीकों के नाम और उनके विवरण पढ़ने में बिताए। ये तो। युआन ने उत्सुकता भरे भाव से ढेर में रखी आखिरी मार्शल तकनीक को देखा। उड़ते हुए खंजर, नश्वर श्रेणी के। यद्यपि ये तकनीक केवल नश्वर स्तर की तकनीक थी, फिर भी उड़ना शब्द ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित कर लिया था। ऐसा लगता है कि तुम उड़ने वाले खंजर की तकनीक में रुचि रखते हो शिष्य युआन। हालांकि यह केवल नश्वर स्तर की तकनीक है, लेकिन अगर इसमें महारत हासिल कर लो तो तुम खंजर जैसे कम दूरी से वार करने वाले हथियार से भी अपने विरोधियों को दूर से ही हरा पाओगे। संप्रदाय के वरिष्ठ ने उसके उत्सुक चेहरे को देखकर उससे कहा, इस तकनीक के लिए कितने योगदान अंक चाहिए? मुझे ये चाहिए, युआन ने कहा, क्योंकि दूर से अपने दुश्मनों को हराने का विचार उसे बहुत रोमांचक लगा। उस तकनीक के लिए आपको 75 योगदान अंक खर्च करने पड़ेंगे शिष्य युआन, संप्रदाय के वरिष्ठ ने कहा। सिर्फ 75 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स? ये तो बहुत सस्ता है, मैं इसे ले लूंगा। युआन ने अपने चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव लिए कहा, बहुत सस्ता? ये सुनकर संप्रदाय के प्रमुख की भौहें तन गईं। हालांकि 75 योगदान अंक कुछ भी नहीं लग सकते जब उसके पास 1000 योगदान अंक अतिरिक्त हों, लेकिन एक सामान्य शिष्य को इसे प्राप्त करने में लगभग पूरा 1 साल लग जाएगा। मैं समझ गया, आपको फ्लाइंग डैगर तकनीक चाहिए, है ना? मैं इसे आपके 1000 योगदान अंकों में से घटा दूंगा। कुछ क्षण बाद संप्रदाय के प्रमुख ने सोने का पहचान चिन्ह युआन को वापस सौंप दिया। इस तकनीक के लिए आपको शुभकामनाएं शिष्य युआन। धन्यवाद। युआन ने सिर हिलाते हुए फ्लाइंग डैगर तकनीक को अपने स्पेशियल रिंग में डाल दिया। अपनी तकनीक पर महारत हासिल करने के बाद युआन मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा, और तभी उसने देखा कि मिनली पृष्ठभूमि में खड़ी है। तुम वहां क्यों खड़ी हो? क्या तुम भी कोई तकनीक नहीं सीखोगी? युआन ने उससे पूछा। अधिक जानकारी के लिए lightnovelpop.com पर जाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं है, उसने शांति से सिर हिलाया। युआन उसकी बातें सुनकर अवाक रह गया। अगर उसे किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं थी तो वह उसके पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आई, यहाँ तक कि उसने यहाँ आने की योजना भी क्यों बताई? खैर, अब जब तुम्हें तकनीक मिल गई है तो तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम अभ्यास मैदान में जाकर अपनी नई तकनीक का अभ्यास करोगे? मिनली ने फिर पूछा, जिससे युआन उसके विचित्र व्यवहार से और भी हैरान हो गया।